मिल रहे हैं तो वो भी हमारी अदर सोर्सेस इनकम हो जाएगी। उसके बाद ये होता है कि सपोज हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का कोई एग्रीमेंट किया या अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी वजह से हमने उनसे एडवांस ले लिया। आज की तारीख में वो किसी भी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अमाउंट हमें मिला हुआ है या तो हम वो वापस कर देते हैं या वो फोरफिट कर लेते हैं। इन केस ये अमाउंट हम फोरफिट कर लेते हैं तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काउंट होगा। पहले प्रोविजन ये था कि उस एसेट की कॉस्ट में से फोरफिटेड अमाउंट को माइनस कर दिया जाता था, पर आज के डेट में ये प्रोविजन है कि वो हमारे जिस साल वो अमाउंट हम फोरफिट कर रहे हैं उस साल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है गिफ्ट। गिफ्ट अगर इंडिविजुअल या एचएफ के द्वारा रिसीव किया जाता है, चाहे गिफ्ट देने वाला रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तो वो गिफ्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाता है। गिफ्ट के लिए ज्यादातर हम ये सुनते हैं कि गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे गिफ्ट का टाइप होता है, गिफ्ट कैश में भी मिल सकता है, गिफ्ट काइंड में भी मिल सकता है। कैश में है तो लिमिट है कि अगर 50,000 से नीचे मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट अगर काइंड में मिल रहा है तो काइंड में मूवेबल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, इमूवेबल भी मिल सकती है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो विद कंसिडरेशन भी हो सकती है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्लस इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ भी हो सकती है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम अगले वाले एक टेबुलर फॉर्म में मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें कोई भी अमाउंट 50,000 से कम अमाउंट का मिल रहा है या 50,000 से ज्यादा का मिल रहा है तो वो पूरा अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग हमें गिफ्ट में मिल रही है बिना किसी कंसिडरेशन की, और जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर होगी, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सपोज किसी पर्सन को, मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए की लैंड किसी से गिफ्ट में मिली, तो वो जो 10 लाख रुपए है, अगर क्योंकि वो 50 लाख से तो ऊपर ही है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 10 लाख रुपए है, तो पूरे 10 लाख पे टैक्स लगाई जाएगी, ना कि 9,50,000 पे। उसके बाद फिर है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हमें स्टैम्प इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बाद मिलती है, सपोज हम वैल्यू है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए, मुझे वो मिली है 8 लाख रुपए में, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से 2 लाख रुपए ज्यादा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख, कंसिडरेशन 8 लाख, डिफरेंस हुआ 2 लाख का। ये जो 2 लाख रुपए है वो क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए पूरा 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि 8 लाख तो हम कंसिडरेशन दे चुके, हमें इस ट्रांजेक्शन में बेनिफिट हुआ 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख अदर सोर्सेज की इनकम गिफ्ट के रूप में हमें उस पर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी अदर प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई शेयर्स हो हेलो गए, सुबह मैडम। तो इनकी एफएमवी। जी जी मैडम। हेलो। सुबह मैडम। हाँ जी मैडम। मैम थोड़ा सा लाउड बोलेंगे ना, शायद मेरे ख्याल से ऑडियो सबको क्लियर नहीं हो रहा अच्छा अच्छा। जी मैडम, है मैं ना। लाउड बोलती हूँ। अब क्लियर है हाँ क्या? ठीक। हाँ नहीं, क्योंकि अब ना ठीक आ रही दो है? तीन लोगों ने कहा है कि साउंड प्रॉब्लम है, तो इधर से कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपकी आवाज लोगों को कम, धीरे बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है मैम। अच्छा, अब ठीक आ रही है क्या मैडम? हेलो। ठीक है मैम। हेलो। अभी ठीक है ठीक ना? है मैडम, ठीक है, ठीक है, हाँ। जी जी हाँ। तो मैं ये टेबल फिर से रिपीट करूं क्या? शायद जरूरत नहीं होगी। अच्छा जी नहीं ठीक है, सर, मैं सर मैडम कंटिन्यू रिप्लाई करती आ हूँ। गया चैट बॉक्स में, जरूरत नहीं है। हाँ, आप आगे हाँ कंटिन्यू करें ओके। मैडम। जी जी हाँ। हम लोग इस पॉइंट में थे कि अगर हमें अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो होती नहीं है, तो फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट ये आता है कि अगर हमें कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के बाद मिली है, तो अगेन डिफरेंस निकाला जाएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू और हमारे कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो टोटल डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर ये डिफरेंस 50,000 से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। इसमें एक पर्सन है जिसे गिफ्ट मिली है उनके फादर से
इसके पहले मैं आपको एक रिलेटिव की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से टैक्स फ्री है, इनकम टैक्स में ही टैक्स फ्री है। रिलेटिव की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की गई है। इसमें यह है कि स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर इंडिविजुअल के, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड। दूसरा है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। किसी के स्पाउस के भी ब्रदर या सिस्टर अगर आपको गिफ्ट देते हैं तो भी वो आपके हैंड पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी चाहे हस्बैंड के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर हो या वाइफ के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर हो, उनसे भी अगर कोई गिफ्ट आता है तो वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करेंगे और हमारे लिए उनसे मिली हुई गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पूर्वज या वंशज, इनसे भी अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी गिफ्ट मिलती है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद एक एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक गिफ्ट मिली है 84,000 की उनके फादर से, तो क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन से गिफ्ट मिल रही है तो चाहे कितने भी रुपए की गिफ्ट हो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि गिफ्ट रुपीज 25,200 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, क्योंकि बर्थडे जैसा ओकेजन इनकम टैक्स में अगर उस ओकेजन पे कोई गिफ्ट मिलती है तो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता। पर क्योंकि ये 50,000 से कम मिल रही है इसीलिए, सॉरी, क्योंकि ये हमें अनरिलेटेड पर्सन से मिल रही है इसीलिए 25,200 हम लोगों को पूरे की पूरी अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है 2,52,000 हमें हमारे विल के रूप, हमारे ग्रैंडफादर की विल के रूप में हमें अपने ग्रैंडफादर से मिले, तो क्योंकि अगेन रिलेटेड पर्सन से मिले हैं और बाय विल हमें मिले हैं तो ये भी हमारे हैंड्स पे टैक्सेबल नहीं होगी। फिर एक है कि 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज मैरिज जैसे ओकेजन को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इसीलिए मैरिज ओकेजन पे अगर कोई गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट माने जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को मैरिज वाले ओकेजन पे कोई भी टाइप का टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है मैरिज एनिवर्सरी, इसीलिए मैरिज एनिवर्सरी पे मिले हुए गिफ्ट पे हमको टैक्स देना होगा। सभी को क्लियर है? जी मैडम, आगे बढ़िए जी। जी जी हाँ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे देखिए मिस्टर कपूर हैं, उन्हें गोल्ड मिल रहा है उनकी मदर से 1,84,000 का, तो क्योंकि अगेन ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाती हैं तो चाहे कितने भी अमाउंट की हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी मिले वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो इसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर वैल्यूइंग ₹40,000 रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, तो क्योंकि ब्रदर भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं तो चाहे वो शेयर हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो हम लोगों को, हमारे लिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर है गिफ्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी, 2.5 लाख रुपए की फ्रेंड से मिली है एक दूसरे फ्रेंड की मैरिज के ओकेजन पे। यानी ये चीज यहाँ समझने वाली है कि मिस्टर कपूर की मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज के ओकेजन पे नहीं मिली है, एक फ्रेंड ने मिस्टर कपूर को उनके फ्रेंड के मैरिज के ओकेजन पे दी है, तो क्योंकि एक तो अनरिलेटेड पर्सन से मिली है प्लस मैरिज मैरिज ओकेजन मिस्टर कपूर का नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा 2.5 लाख अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ऑप्शन दूसरा ये है कि डायमंड ज्वेलरी मिली है 30,000 की फ्रेंड की मैरिज, 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज फ्रेंड्स मैरिज एनिवर्सरी, तो क्योंकि इसमें भी ये है कि क्योंकि फ्रेंड की मैरिज पे हम लोगों को कोई गिफ्ट मिला है, हमारी मैरिज पे नहीं मिला है, इसीलिए ये भी पूरा 30,000 हमारे लिए वैसे तो टैक्सेबल हो जाएगा, पर क्योंकि ये 50,000 से कम की लिमिट का है इसीलिए इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब कुछ एग्जेम्प्ट गिफ्ट्स होती हैं, जैसे पहले तो ये है कि रिलेटिव से मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल्स में क्लियर किया। उसके बाद फिर ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, अगर मैरिज के ओकेजन पे मिल रही है तो भी वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल की मैरिज एनिवर्सरी के ओकेजन पे हमें कभी भी गिफ्ट मिले तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उसके बाद फिर है इनहेरिटेंस, अगर हमें विरासत में कभी किसी से कोई गिफ्ट मिल रही है तो वो भी हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब लोकल अथॉरिटी से अगर हमें कोई भी गिफ्ट मिल रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी की होगी। इसमें एक ये है कि अगर कोई एक ट्रस्ट बनाई गई है इंडिविजुअल्स के द्वारा,
सिर्फ कुछ लिमिटेड इंडिविजुअल्स की ही भलाई का काम करने के लिए। तो अगर ऐसे ही ट्रस्ट से भी उन रिलेटेड इंडिविजुअल्स को कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी का होगा। अब उसके बाद ये है कि कोई भी तरह का हमें कॉम्पनसेशन अगर मिल रहा है, किस जैसे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, या सपोज टर्म्स एंड कंडीशंस काम करने की मॉडिफाई हो गई, ऐसी सूरत में अगर हमें कोई भी तरह का कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए एग्जेम्प्ट कैटेगरी का हो जाएगा। रिलेटिव की डेफिनेशन तो हमने पहले ही देख ली थी। नेक्स्ट हम आते हैं कि एक्सपेंसेस किस तरह के, कुछ वैसे तो जैसे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के एक्सपेंसेस रहते हैं जो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं अलाउ हो जाते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ऐसा होता है कि हमें कुछ कुछ एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये जो अमाउंट है, या रेंट इनकम हो गई, या रेंट इनकम हो गई कि अ, हम लोगों को उस रेंट इनकम को वसूल करने के लिए, या इंटरेस्ट इनकम को, या डिविडेंड कहीं से हम लोगों को मिल रहा है, वो अगर हम लोगों को रिकवर करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ रहा है, या किसी दलाल को हमको कमीशन देनी पड़ रही है, या किसी मीडिएटर के थ्रू हम अपना रेंट रिकवर करवा रहे हैं, उस मीडिएटर को हमने कुछ पैसे दिए, तो ऐसी सूरत में उस रेंट या इंटरेस्ट इनकम से हमने जो वो कमीशन का खर्चा किया वो अलाउ हो जाएगा। डिफरेंस का अमाउंट ही टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद फिर ये है कि जैसे हमने बताया प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, अगर रेंट पे देते हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता है। अब क्योंकि अब प्लांट एंड मशीनरी है या फर्नीचर है, उसमें मेंटेनेंस का काम वो एग्रीमेंट के ऊपर होता है। बट इन केस जो किराए से दे रहा है वही रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहा है तो वो भी उस रेंट इनकम में से माइनस हो जाएगा। थर्ड होता है फैमिली पेंशन। एक तरह की पेंशन होती है जो जब अगर जो एसएससी है वो अभी हैं तो उनकी सैलरी इनकम हो जाएगी, लेकिन उनके जाने के बाद अगर उनकी फैमिली को पेंशन मिल रही है तो वो होती है फैमिली इनकम, फैमिली पेंशन इनकम। फैमिली पेंशन इनकम का 15,000 या फिर 33.33%, दोनों में से जो भी अमाउंट कम होता है उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है, उसका डिडक्शन मिल जाता है, उस अमाउंट का बचे हुए अमाउंट पे ही हमें टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, शुरू में ही लाली शर्मा मैडम जी ने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो सब लेट करने की बात उन्होंने कही थी। तो ऐसा होता है कि अगर कोई ओनर है किसी बिल्डिंग का, किसी शॉप का या किसी घर का, अगर वो उसे किराए पर दे रहे हैं तो उनके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। बट इन केस हमने किसी से एक प्रॉपर्टी किराए पर ली, फिर हमने अगले पर्सन को वो किराए पर दे दी, तो क्योंकि उस शॉप या उस बिल्डिंग के ओनर हम खुद नहीं हैं, इसीलिए वो जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है 84,000 मिस्टर कुमार को उनके फ्रेंड ने उनके बर्थडे पे दी। पर क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस पहले ही किया कि 50,000 से ऊपर का अमाउंट मिल रहा है और फ्रेंड से मिल रहा है, फ्रेंड रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसीलिए पूरा ही अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। अगर 50,000 से कम का अमाउंट मिल रहा होता, वो भी कैश में मिल रहा होता, तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता। फिर आता है रेंट ऑफ अ शॉप अमाउंटिंग ₹1 लाख पर मंथ। अब क्योंकि ये शॉप है, बिल्डिंग नेचर का है, तो इसीलिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। जनरली हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि हेडिंग है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जब हम घर किराए से देंगे तो ही उसकी इनकम हमारे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगी। उसके अलावा कॉमर्शियल शॉप हो गई या अदरवाइज कोई शॉप हो गई तो वो हमारे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसकी ओनर हम खुद हैं, तो वो इनकम हमारे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट एक नॉर्मल कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे जैसे आप सभी यहाँ टीचर्स हैं, आप लोगों को एग्जाम ड्यूटी के लिए या एग्जाम के पेपर चेक करने के लिए आप लोगों को एक रेम्युनरेशन दिया जाता है, पर क्योंकि वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है, आपके सैलरी सर्टिफिकेट में या सैलरी से रिलेटेड वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में नहीं आता, इसीलिए वो सैलरी की डेफिनेशन में फॉल ना करते हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है। तो ये बहुत बार एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने कहीं पेपर चेकिंग कर ली या हम लोगों ने
मतलब इस तरह से एग्जाम ड्यूटी वगैरह की जो हमें रेम्यूनरेशन मिलते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर होता है बुक लिखने की रॉयल्टी। जैसे अगर एक टीचर है वो, जैसे अगर बुक लिखने की रॉयल्टी मिल जाती है, टीचर है वो पढ़ाने के साथ साथ बुक बुक राइटिंग का भी काम करते हैं, तो रॉयल्टी इनकम बेसिकली दो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पीजीबीपी की इनकम, और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो प्रॉपर ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जिनका बिजनेस ही बुक्स लिखना है, उनको पब्लिश करवाना है, तो ऐसी स्थिति में उनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो जाएगी। बट जो पेशे से एक टीचर हैं और वो बुक्स रेगुलरली नहीं लिखते हैं, तो उनकी जो रॉयल्टी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में हमें एक डिडक्शन का बेनिफिट देती है गवर्नमेंट 80 QQB का। मैक्सिमम लिमिट इसमें 3 लाख रुपए की है। रॉयल्टी इनकम जब हमें मिलती है तो हम 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं उसमें। उसके बाद फिर है जैसे स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास या कहीं हमारी कोई लैंड है, वहां अपने आप से ही कोई ऐसी फसल, कोई ऐसे पेड़ पौधे उग गए हैं जिनकी कटाई के बाद हम उन्हें बेच सकते हैं और हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम वो पेड़ पौधे काट कर बेच रहे हैं, तो वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है, क्योंकि ना कि वो एग्रीकल्चरल लैंड पे की हुई है, ना कि उस पर्पज से की हुई है। वो जस्ट ऐसे ही बाई चांस हमें इनकम अर्न हो गई कि भाई पौधे लगे हुए हैं, उनकी काट लिए और हमने बेच दिया। तो इसीलिए ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही फॉल करेगा, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम में। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टॉपिक में जितना, यानी मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से जितना एक्सप्लेन कर सकती थी। अब आप लोगों के कुछ एफएक्यूज हो तो प्लीज। धन्यवाद मैडम जी। बहुत ही सुंदर तरीके से मैडम ने उदाहरणों के द्वारा जो है समझाने का प्रयास किया कि क्या क्या चीजें अदर इनकम में आती है, क्या उसके लिमिट्स हैं, कब वो टैक्सेबल होता है, कब टैक्सेबल नहीं होता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से मैडम ने समझाया इन बातों को। एक बार मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैडम ने कहा, मेरा तरफ से सोनबेर से क्वेश्चन पूछ जी, सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न प्रश्न आमंत्रित हैं। जितने भी लोग हैं वो अपना हैंड रेस करके अपना प्रश्न ऑडियो खोल के प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जी नीता मैडम। सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे रिलेटिव से हमको कोई गिफ्ट या कैश मिलता है, तो इज देयर एनी अपर लिमिट कि हम कितना भी दे सकते हैं, या कितना भी उसमें कोई भी, मतलब 50,000 से ज्यादा जो है तो अदर देन टैक्सेबल है। तो रिलेटिव से हमारा कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या, कितना तक मिल सकता है या कितना दे सकते हैं? मैडम बताएंगे। नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 50,000 की लिमिट है ना, ये अनरिलेटेड पर्सन के लिए है। दैट आई नो, बट रिलेटिव्स के लिए ऐसा कुछ है क्या लिमिटेशन कि कितना तक दें? नहीं नहीं मैडम, रिलेटिव के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी रिलेटिव किसी दूसरे रिलेटिव को उतना ही अमाउंट कैश या अदरवाइज गिफ्ट दे सकता है जितनी उनकी एग्जैक्टली रिटर्न इनकम हो। उनकी रिटर्न इनकम, उनकी पक्के की इनकम रिटर्न में जितनी दिखाई गई है, वो मैक्सिमम उतना ही उनको गिफ्ट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उनको उससे खुद ज्यादा को नहीं दे सकते। नहीं, उनको खुद को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप सामने वाले को अगर 10 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपने ये कहाँ से कमाए। तो इसके लिए इनडायरेक्टली ये एक लिमिट सेट की हुई है, बट एक्ट में कहीं लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। ओके। जी जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वो एक लॉ पॉइंट बोल रही है कि अगर मेरी इनकम ही 5 लाख है, मैं मैडम आवाज कट रही है। शर्मा मैडम आवाज कट रही है। सर मैंने ही कहा, हाँ बोलिए। मैडम एक लॉ पॉइंट बता रही है कि मेरी इनकम 5 लाख हो और मैं 25 लाख का गिफ्ट दूं, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि भाई जो 5 लाख कमा रहा है वो 25 लाख कहाँ से दे सकता है। तो अगर हमारे पास 25 लाख की इनकम है, क्यों ना हम 15 लाख पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ जी सही जी, है ना बिल्कुल सुमा दे मैडम? सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही है।
Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Myself Professor Manoj Sharma, जी सर। गवर्नमेंट कॉलेज नगरी। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम प्रोफेसर को आंसर शीट के वैल्यूएशन से रिम्यूनरेशन हमें मिलता है या जी सर। ओके? हाँ, बिल्कुल। इस रेम्यूनरेशन में हमें कितना % टीडीएस काटना है और किस अमाउंट के ऊपर में हमको टीडीएस काटना है एज ए डिडक्टर? एज अ डिडक्टर देखिए सर, अगर इसमें तो ऐसा है कि क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनल की कैटेगरी में फॉल कराया जाएगा तो सामने वाले 10% काटेंगे, क्योंकि आखिर आप लोग जो पेपर चेक कर रहे हैं वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो एक तरीके से प्रोफेशनल बोलकर 194 जे सेक्शन में 10% काटना होगा। बट अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये काम दिया गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई एग्रीमेंट टाइप का है, तो सर 2 या 1% जैसी भी सिचुएशन रहेगी। नहीं, जैसे हम गवर्नमेंट फैकल्टी है मैम, और हमको यदि मुझे 30,000 रुपए रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो मेरे डिडक्टर प्रिंसिपल जो है वो कितना % टीडीएस काट के मुझे पेमेंट करेंगे? सर वो तो देखिए, अगर सैलरी सर्टिफिकेट में कंसिडर कर रहे हैं उस चीज को, तो टोटल आपकी सैलरी में 30,000 इंक्लूड करेंगे, उसके बाद टीडीएस काटेंगे। पर आप जब रिटर्न इनकम फाइल करेंगे तो 30,000 रुपये आप अलग से सेपरेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाएंगे। उनके एंड पे देखा जाए तो सर उनके यानी वो अपनी बुक्स में इस एक्सपेंस को किस हेड में दिखा रहे हैं उसके ऊपर है। अगर वो सैलरी मान रहे हैं ऐसे तो नॉर्मल सैलरी जैसे टीडीएस काटेंगे। बट अगर नो, वो इट्स ये अ कह रहे रिम्यूनरेशन। हैं, इट्स अ रिम्यूनरेशन फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट। यस सर, अगर रेम्यूनरेशन बोलकर भी वो दे रहे हैं तो या तो वो प्रोफेशनल समझेंगे आपको, तो 10% हायर साइड काट लेंगे तो हमेशा ही सेफर साइड रहेंगे। बट इन केस वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने इन फैकल्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब तक आपका टेन्योर है तब तक आप पेपर चेकिंग करेंगे, तो ऐसी सूरत में वो 2% टीडीएस काटेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी सर। कोई और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो जरूर पूछिएगा। नीता मैडम का हैंड रेस शायद धोखे से दबा हुआ है लग रहा है, या फिर कुछ पूछना और चाह रहे हैं। और कोई प्रतिभागी किसी प्रकार की आशंका हो और मैडम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्वागत है। थैंक्स बोलना होगा ना जी, थैंक्स। मेरे को लग रहा है कि सारे जो लोग हैं, मैडम का वक्तव्य इतना स्पष्ट था तो बहुत सारे लगभग सभी लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई वो बिल्कुल साफ तौर पे हुई है और कोई आशंका नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो मैं हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम प्रज्ञा मिश्रा मैडम को सादर आमंत्रित करूंगा कि आज के हमारे प्रमुख वक्ता पीए शुभा मैडम का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। प्रज्ञा मिश्रा मैडम। धन्यवाद सर। मैं आज के 5th डे के इस सेशन में धन्यवाद देना चाहूंगी शुभा मैम को, जो आप हमें इतना बहुमूल्य समय दिया। आपने एक कॉल से एग्री होकर हमारे लिए इस कार्यक्रम में हमारा बहुमूल्य हमें योगदान दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद, और उनका इतना हमें कॉपरेशन मिला कि हमारा हर कार्य हर दिन का समय संपन्न हो रहा है। आशा करती हूँ आगे के दिन भी हमारे इसी तरीके से सफल होंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे प्राध्यापकों का, जिन्होंने हमें इतना हौसला दिया और आगे आके हमें कोऑपरेट किया। धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सारे प्राध्यापकों के। महाविद्यालय नहीं पाता ऑनलाइन वर्क हमारा
गोविंद को थैंक यू देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट किया और हमें ये हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। रोज का हमारे टेक्निकली लिंक जोड़ना और सभी प्रतिभागियों का जिनके सहयोग के बिना हमारा ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता, वो रोज हमारे साथ इसी तरीके से टाइम पर जुड़ते हैं और प्रतिभागियों के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं बन सका, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। वंस अगेन थैंक यू टू शुभा जो हमारे एक कॉल से हमारे साथ जुड़ी और अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। सोनबीर सर, कुछ जरूरी सूचना देनी है। सोनबीर जी सर, जी आप लोगों में से बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक कर दी होगी, प्लीज एडिट का ऑप्शन मैंने ऑन रखा है, आप लोग अपना फॉर्म जो है एडिट कर सकते हैं। कि कुछ एक फॉर्म मैंने मतलब देखा है, डिटेल जानकारी जो है उसमें आप लोगों की जानकारी शायद किसी की गलती से, शैलेंद्र करके कोई है, उनका फॉर्म कुछ मिस्टेक है उसमें, तो प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिए। और लास्ट डे जो है हमारा जब संडे को होगा, तो उस दिन जो है फीडबैक लिंक उसी समय दिया जाएगा। और आप सभी से और सहयोग चाहूंगी कि 2 दिन हमारा कार्यक्रम और बचा है, और बस ये 2 दिन आप और अपना पूर्ण सहयोग हमें दें और हमारा कार्यक्रम सफल बनाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रज्ञा मिश्रा मैडम, थैंक यू सो मच लाली मैडम। सॉरी मैंने शुरुआत में आपका नाम लीला मैडम कॉल कर दिया था। कुछ नहीं होता मैम, कुछ नहीं होता, चलता है, जी थैंक यू चलता सो है मच, मैम। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा मुझे ये मंच दिया अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सोनवीर सर, कार्यक्रम समापन। जी जी, जैसा कि लाली मैडम ने कहा है कि जो प्रविष्टियां आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन में किए हैं, जो प्रतिभागी जन हैं, वो अपनी प्रविष्टियों को दुरुस्त कर लें। यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो जैसा मैडम ने बताया कि उसमें एडिट ऑप्शन अभी खुला हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जब सर्टिफिकेट बन जाता है तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारा डिजिग्नेशन पूरा नहीं लिखा गया, या हमारा कॉलेज का नाम नहीं लिखा गया, या वगैरह वगैरह। तो जो जानकारी आप भरेंगे वही आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, आप सभी इससे वाकिफ हैं। तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप उन प्रविष्टियों को दुरुस्त कर लें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कल इसी समय जो हमारा सेशन प्रारंभ होगा उसमें सीए प्रवीण श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। वो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्या डिडक्शन होगा उस पर विस्तृत उनका व्याख्यान होगा। और आप सभी से आग्रह है कि जिस प्रकार का सहयोग आप लोग अभी तक हमें प्रदान करते रहे हैं, तो कल और परसों के दिन भी इसी प्रकार की आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शक पे ये शानदार कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर पा रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि सभी प्रविष्टियों को आप दुरुस्त कर लें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो मैडम शायद कहना चाह रही थी, कि मैंने जब देखा कि मेरे ख्याल से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें 250 लोगों से ज्यादा लोग हैं, और उनने आपका पंजीयन भी 250-300 से ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी प्रतिदिन का हम लोग जब औसत देखते हैं तो 150 लोग जुड़ पा रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग बीच बीच में लेफ्ट हो जाते हैं और दूसरे अन्य लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करें कि लगभग अधिक से अधिक समय और पूरे समय हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तभी ईमानदारी से हम कह सकेंगे कि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने पूरी तरीके से अटेंड किया है और उस सर्टिफिकेट के हम हकदार हैं। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले 2 दिनों में भी आपकी उपस्थिति इसी प्रकार से बनी रहेगी और हम सभी इस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।